हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे यूनिट 6 का जो इंडियन इकोनॉमी पोर्शन का ये जो सेकंड टॉपिक है जो कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, सेबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसीज जिनको बोलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कब बनी थी? तो ये बनी थी 1 अप्रैल 1935 को अंडर आरबीआई एक्ट 1934। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, आरबीआई फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और आरबीआई का जो एक्ट है वो है 1934। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे ये आरबीआई बनी थी? तो ये बनी थी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई बनी थी। उसके बाद में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और ये कौन से एक्ट के अंडर हुआ था? तो वो एक्ट था बैंक रेगुलेशन एक्ट 1934। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पे। पहली है कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था और जो फॉर्मेशन है आरबीआई का वो बना था 1 अप्रैल 1935 को। एक अलग फैक्ट ये भी है कि 1937 में आरबीआई को जो था शिफ्ट किया गया था इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई। तो अगर ऐसे तो बहुत कम पूछे जाने के चांसेस है, पर वो पूछ ले कि इनिशियली हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। मुंबई में तो 1937 में इसको शिफ्ट किया गया। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो 1935 में बने थे। अच्छा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो वो थे सी डी देशमुख जी, जो 1943 में बने थे। अभी प्रेजेंट में आप एक बार और चेक कर लेना कौन है, ये मैं पुराना डाटा है, संजय मल्होत्रा मेरे हिसाब से यही है, पर देख लेना। ठीक है, तो ये हमने आरबीआई के बारे में देखा। अब आरबीआई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, CBD। ये सारे डिसीजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेती है। अब इसमें कौन कौन है? तो इसमें एक तो गवर्नर है, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स या डिप्टी गवर्नर्स, 10 एक्सपर्ट्स होते हैं, 2 ऑफिशियल्स होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के 2 ऑफिशियल्स होते हैं, और इसमें 4 डायरेक्टर फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। ठीक है, जो रीजनल ऑफिस हैं इसके 4 उनके डायरेक्टर्स होते हैं। तो टोटल मिला के 21 मेंबर्स होते हैं। अगर वो पूछ ले कि आरबीआई में कितने मेंबर हैं या जो इसका बोर्ड है उसमें कितने मेंबर है, तो टोटल 21 मेंबर है और इनका 5 साल का टेन्योर है। ठीक, अब हम फंक्शंस देख लेते हैं कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या है। ये मेंस के हिसाब से पूछा जा सकता है, बाकी प्री में तो इससे ऊपर का जो हेडक्वार्टर है, कौन सी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, कितने मेंबर हैं, पहला गवर्नर कौन था, अभी गवर्नर कौन है, ये है। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई देखते हैं हम। सबसे पहला तो क्या है कि ये नोट को इशू करता है। जितने भी नोट्स हैं 1000, 2000, 5000, 6000, ऐसे तो अभी चल रहा है 20 का, 50 का, 100 का। ठीक है, छोड़ो वो सब, नोट को इशू करता है। बस इसमें ये याद रखना, एक्सेप्ट 1 रुपये का नोट और कॉइन ये नहीं करता। तो 1 रुपये का जो नोट है या कॉइन है ये कौन करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये थोड़ा एक्सेप्शन क्वेश्चन है कि भाई आरबीआई नोट तो इशू करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का जो कॉइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। और किसके अंडर में करती है? तो ये एक एक्ट बना था, कॉइनेज एक्ट 1906 में। उसके बाद में सेकंड इसका फंक्शन ये है कि ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट का ही बैंक है। अब कैसे है? तो जो आरबीआई वो क्या कलेक्ट करता है? ये कलेक्ट करता है रिसीट ऑफ द फंड्स एंड मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स रिसीट जो आती है वो कलेक्ट करता है, और जितने भी पेमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो कौन करता है? आरबीआई करता है। उसके बाद में ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको रिप्रेजेंट आरबीआई करता है। तो इट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एट दी आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड फंक्शन क्या है? लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका ये मतलब है कि जब कोई काम नहीं आता तो आखिरी में आरबीआई के पास सारी बैंक्स जाती है और लोन मांगती है। मोटा मोटा सा ये मतलब है। देखो,
कमर्शियल बैंक्स कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास। कब जाती है, इमरजेंसी रहती है तो, जब उनको या इमरजेंसी या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रहती है कमर्शियल बैंक्स को, तो आरबीआई के पास जाती है और उनसे सलाह लेती है, पैसे लेती है, सलाह लेती है, जो भी लेना होता है वो लेते हैं और आरबीआई सॉल्यूशन दे देती है। ठीक है। फोर्थ क्या है, रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जितनी भी कमर्शियल बैंक्स है, एनबीएफसीज हैं, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है। उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसीज़ को फॉर्म करती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये है कि एक होती है फिस्कल पॉलिसीज़ और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ और फिस्कल पॉलिसीज़ मतलब कौन फॉर्म करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ सारी आरबीआई के पास आ जाएगी और जो है फिस्कल पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ठीक है। उसके बाद में ये फॉरेन करेंसी को भी मैनेज करता है। ठीक। अब हम पॉलिसीज़ देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज़, और इसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स भी बोलते हैं। इससे जो क्रेडिट है ना उसको कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसको क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स बोलते हैं। अब जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है दो प्रकार की है, एक है क्वालिटेटिव मेजर्स में आती है और एक होती है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव में क्या है, ठीक है, ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर है क्रेडिट रेशोइंग, फिर है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट और है मोरल सुएशन। ठीक है। उसके बाद में है क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है, बैंक रेट, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो अब हम ये दोनों जो हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्वालिटेटिव मेजर्स। इसमें क्या था, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये होता क्या है, देखो क्या होता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी दैट बैंक्स डिमांड फ्रॉम द बोरोवर ऑफ अ लोन। तो ये सिक्योरिटी का वो अमाउंट है जो कि बैंक, जो बोरोवर होता है, उससे डिमांड करती है। ठीक है। अब ये कौन डिटरमाइन करता है, अच्छा इसमें बस इतना जानना ज़रूरी है कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है। जब कमर्शियल बैंक किसी को लोन देती है, बोरोवर को लोन देती है, तो ये क्या डिमांड करती है, सम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, उसी को मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट डिटरमाइन कौन करता है, तो वो आरबीआई करती है। अच्छा, अब इसमें दो फैक्ट्स है कि जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो जो बोरोइंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो कम हो जाएगी, और जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट घटेगा तो बोरोइंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ये रिलेशन हम बता सकते हैं। तो ये हो गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट। आगे आते हैं क्रेडिट रेशोइंग। ये क्या है, अब इसमें क्या होता है कि आरबीआई क्या करता है, लिमिट्स दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन। ठीक है। आरबीआई क्या करता है, एक इतने लिमिट का लोन जो है उसको फिक्स कर देता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। फिक्स द सीलिंग फॉर लोन्स के लिए एक पैरामीटर डिटरमाइन कर देता है। थर्ड क्या है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। अब जो कंज्यूमर क्रेडिट होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। आरबीआई यूज दिस मेथड टू क्या करता है, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अरे देखो क्या होता है, जो क्रेडिट पावर होती है ना लोगों की, उसको ये रेगुलेट कर देता है। अब कैसे करता है वो अपन आगे देखेंगे। तो आरबीआई यूजेस दिस मेथड टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इसको यूज़ करता है। एक होता है मोरल सुएशन। तो मोरल सुएशन भी एक टाइप का क्रेडिट कंट्रोल मेथड है। ठीक है। आरबीआई क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है, किसको रिक्वेस्ट करती है, कमर्शियल बैंक्स को, टू टेक स्पेसिफिक मेजर्स एज पर द इकोनॉमिक ट्रेंड। तो इकोनॉमिक ट्रेंड के हिसाब से स्पेसिफिक मेजर्स ले लो। तो ये मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है। तो ये हमारे चार जो थे ये थे क्वालिटेटिव मेजर्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि होते क्या। अब है क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो सबसे पहले इसमें आता है ये क्या लिखा है, रिजर्व रेशियो। ये है रिजर्व रेशियो। ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, जो बैंक्स होती है वो आरबीआई को सर्टन परसेंट ऑफ रिजर्व एज अ कैश, तो बैंक्स आरबीआई के पास कुछ परसेंट का कैश रिजर्व रखती है। कौन सी बैंक रखती है, तो कमर्शियल बैंक जो होती है वो आरबीआई को कुछ पैसा रिजर्व में दे देती है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो होता है और एक होता है एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अब नाम से ही देख लो कि कैश रिजर्व है और यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो कैश मतलब ये कैश के फॉर्म में रखेगा और लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी के फॉर्म में रखेगा। अब लिक्विडिटी में क्या आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आती है। तो देखो कैश रिजर्व रेशियो में क्या रहता है कि बैंक आरबीआई को कैश कुछ अमाउंट में, कुछ परसेंट में आरबीआई के पास रखता है। और यहाँ पे सेम है कि बैंक आरबीआई को क्या देता है, लिक्विडिटी एसेट्स देता है, जैसे गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये डिपॉजिट रखता है। ठीक है, अब दूसरा है पॉलिसी रेट्स होते हैं। अब पॉलिसी रेट्स में पहला है बैंक रेट। अब ये बैंक रेट क्या है, जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है, ठीक है, तो आरबीआई जो परसेंट इंटरेस्ट लगाती है उसी को बैंक रेट बोलते हैं। आरबीआई किस पे इंटरेस्ट रेट लगाएगी, बैंक पे। फिर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब इसमें दो होता है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या है, ये इंटरेस्ट रेट है एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। सेम वैसा ही है, बस ये शॉर्ट टर्म के लिए क्या करता है, आरबीआई बैंक को लोन दे देता है। और रिवर्स रेपो में क्या है, जब आरबीआई बैंक से पैसा लेता है तो वो बैंक को इंटरेस्ट देगा, या कुछ मान लो एक्स्ट्रा अमाउंट किसी बैंक के पास पड़ा है, उस बैंक ने आरबीआई को दे दिया, तो आरबीआई उस पर जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो किसको देगा, बैंक को दे देता है। तो आरबीआई पेज टू बैंक टू पर्क एक्सेस फंड इनटू आरबीआई, मतलब ज़्यादा पैसा, जब कोई बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई में रख देता है तो आरबीआई क्या करता है कि यार इस बैंक ने ज़्यादा पैसा रखा है तो इसको हम कुछ इंटरेस्ट दे देते हैं, तो उस इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, रिवर्स रेपो। रेपो में कौन इंटरेस्ट रेट दे रहा है, आरबीआई बैंक को दे रहा है। ठीक है, नहीं, यहाँ बैंक्स रेपो में बैंक्स आरबीआई को दे रहे हैं और रिवर्स रेपो में आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक बार देख लेना इसको। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ। अब ये क्या है, इसमें क्या होगा, पीनल रेट है एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम द आरबीआई। देखो भैया, इसमें क्या है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब वो आरबीआई से लोन लेंगे तो उनको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या सैंक्शनड हो जाएंगे, पीनल रेट्स। अब पीनल रेट्स क्या होते हैं भैया, पीनल से समझ में आता पेनल्टी। क्या होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट लगाया कमर्शियल बैंक पे, और कमर्शियल बैंक अगर उस टाइम से या उस लिमिट से जो भी वो होगा, क्या बोलते हैं, एलिजिबिलिटी होगा या जो भी उसकी कंडीशंस होगी, उसके बिहाफ पे अगर ये कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को इंटरेस्ट नहीं दिया या किसी चीज़ में चूकी, तो आरबीआई फिर क्या पेनल्टी लगाएगा, और ये पेनल्टी भरना ही पड़ेगी। अब वो कितनी पेनल्टी लगाएगा, क्या पेनल्टी लगाएगा, वो आरबीआई जाने। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कमेटी क्या करती है, तो ये कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट्स हैं उनको कितने रखना है, क्या रखना है, उसके लिए एडवाइस देती है। ठीक है, इसको किसने बनाया, कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग बनी है और ये बनी है 2016 में। ठीक है, बनी तो है आरबीआई एक्ट 1934 से, लेकिन फॉर्म कब हुई है, 2016 में। किसने फॉर्म किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है। क्या नाम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एडवाइस, क्या एडवाइस देता है, पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ऐसे जो रेट्स होते हैं उनको एडवाइस देता है आरबीआई, फिर आरबीआई उनके हिसाब से वो रेट्स लगा देती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आरबीआई। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे आगे।